डॉक्टर मोहनन। डॉक्टर मोहनन। सभा को मेरा नमस्कार। इतने बड़े दिग्गजों के साथ और इस यहाँ आने और आपके सामने कुछ बोलने का जो अवसर मुझे मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं केरल का हूँ और मेरी पढ़ाई जो है वो हैदराबाद विश्वविद्यालय में हुई है और मेरे अध्यापक पीएचडी के जो मेरे गुरुजी यहाँ है, डॉक्टर आर.एस. राजू जी और अच्युतन जी जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के सामने कुछ बोलने का जो अवसर मुझे मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूँ कि हम जैसे बड़ों ने कहा है कि जो आपके सामने लोग आपके सामने बहुत कुछ बोल चुके हैं कि हमारी जो भाषाएं हैं और उसमें अनुवाद की क्या भूमिका है और उन लोगों वहाँ की भाषाओं में क्या क्या चल रही है, क्या क्या हो रहा है, ये सब कह चुके हैं। तो मैं कुछ अनुवाद के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैंने भी 2-3 अनुवाद उपन्यासों के अनुवाद मैंने किए हैं और हिंदी में हो, और एक मलयालम में किया है मैंने कि वो बेनीपुरी जी की स्मृतियों का जो अनुवाद मैंने किया है। और हिंदी में मलयालम के जो प्रमुख उपन्यासकार है जो एम मुकुंदन है, उनमें वो साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट थे केरल के, और उनका जो उपन्यास है वो उसका हिंदी अनुवाद मैंने किया है। वो ईश्वर की शरारतें नामक है और वो साहित्य अकादमी से प्रकाशित हैं और 2009 में उसका वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय से उसका वो राष्ट्रीय पुरस्कार उस कृति को, मेरे जो अनुवाद है उस कृति को मिला है। और मैं बहुत खुश हूँ और इसीलिए कि और उसके साथ 2-3 अनुवाद भी कर चुके हैं उनके, और अभी साहित्य अकादमी से प्रकाशित होने वाले एक उपन्यास भी है, वो ओवी विजयन, मलयालम के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं ओवी विजयन, उनके उपन्यास है गुरुसागरम, वो अभी प्रकाशित होने वाला है। जिसे मैं इतनी छोटी मैंने जो कुछ कहा है वो इसलिए कहा है कि मतलब जो हमारी जो इतनी सुदूर मलयालम है और हिंदी है, उन दोनों की भाषाओं की बढ़ोतरी के लिए मैंने जो प्रयास किया, इतने दूर अनजान देशों से इन प्रदेशों में रहने वाले की जो भाषाएं हैं उनको जोड़ने का जो प्रयास मैंने किया है, वैसे ही हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी अनुवाद की ओर आ जाए और अनुवाद की जो अपनी महत्ता है और उसकी तरफ से उसके लिए आप लोग भी आ जाएं, और मेरी यही कामना है। मैं समाप्त करना चाहता हूँ। नमस्कार। अंतिम वक्ता के रूप में मैं लता चौहान जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रोफेसर लता चौहान बेंगलोर से हैं। इसके बाद हमारा अध्यक्षीय उद्बोधन होगा ज्ञानम सर का। तो जल्दी से 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करें और फिर हम लोग अध्यक्ष महोदय को सुने। आदरणीय मंच और सभागार में बैठे हुए सभी को मेरा नमस्कार। मैं बेंगलोर से लता चौहान। यहाँ जितने भी वक्ता अभी बोल कर गए हैं कि दक्षिण के हर क्षेत्र में इस तरह का कार्य हिंदी को लेकर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम सभी कार्यरत हैं। विशेष करके बेंगलोर में अगर हम बात करते हैं, मैं वहीं की बात आपको बताना चाहूँगी कि हमारा एक हिंदी शिक्षक संघ चलता है इस हिंदी के तहत ही, और ये सारे शिक्षक उसमें शामिल हैं और हम उसके ज़रिए विशेष रूप से पाठ्यक्रम पर ध्यान देते हैं।
पाठ्यक्रम के द्वारा जितने भी कार्य वहाँ हम करवाना चाहते हैं, जैसे सेमिनार है, वर्कशॉप है, और उसमें हम उस सिलेबस को ध्यान में रखते हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है उस साल, और उसकी तैयारी शिक्षक पहले करता है और बाद में हम कक्षा में जाते हैं, ताकि उस पूरी तैयारी के साथ उसके जो भी विशेषताएं हैं, जो भी उसके बारे में शब्द हैं, जो अर्थ है, इस तरीके से हम उसको ध्यान में रख करके कार्य करते हैं। हमारा ये जो ज्ञान किरण शिक्षक संघ है, इसमें हम विद्यार्थियों के लिए भी काम करते हैं। पूरे बेंगलोर यूनिवर्सिटी के जितने भी विद्यार्थी 4 सेमेस्टर में जिनको सबसे अधिक अंक प्राप्त होते हैं हिंदी में, उनको हम सम्मानित करते हैं। ये ध्यान में रखकर कि अगर विद्यार्थियों को आगे पढ़ाना है या उनको हिंदी सिखाना है तो उनका सम्मान भी होना चाहिए। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग जो हैं विद्यार्थियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने 4 सेमेस्टर में पूरे बेंगलोर यूनिवर्सिटी में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और इसमें आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे बच्चों के जब मैं रिज़ल्ट देखती हूँ तो उसमें 0.15 या 16 इस तरह का डिफरेंस होता है। 95, 98 इतने मार्क्स हमारे बच्चों को मिलते हैं, और उसमें उनको हम सम्मानित करने के लिए बड़ा कष्ट होता है कि किसको छोड़ दें और किसको नहीं। तो ये एक कार्य है हिंदी के प्रचार प्रसार का जो हम वहाँ पर करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी सरकार जो है वो हिंदी के लिए काफ़ी कार्य कर रही है। जैसे वो जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट है उनके लिए कुछ छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है, लेकिन जो प्राइवेट संस्थाएं हैं हिंदी के लिए जो कार्य करती है, और विशेष करके हम जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो लोग हैं वो हम हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्य जो है करते रहे हैं। आपसे भी उम्मीद है कि हमारे इन 5 राज्यों की भाषाओं को अपनी भाषाओं में शामिल करें, इनको सीखें, और जब कहीं आप केवल हिंदी का ही नहीं लेकिन इन 5 भाषाओं का, जो भी 5 राज्यों की भाषा, दक्षिण की भाषाएं जो कहलाती हैं, उनको भी आप जानें। केवल अनुवाद कर देने से भाषा का प्रचार प्रसार नहीं होगा कि कन्नड़ से तमिल में अगर हम ले आए या तमिल से हिंदी में ले आए तो हिंदी में हमने काम कर लिया, ऐसा नहीं है। उस तथ्य को जानना भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप इसके प्रचार प्रसार में हमारी सहायता करें। हमने हमारे संघ के द्वारा केंद्रीय सरकार को भी पत्र दिया है कि आप हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमें सहायता दें, और इस तरह से कार्य जो है हमको आगे बढ़ाने में बहुत ही आवश्यक होगा। आप सभी ने मुझे सुना, और विशेष करके जो मंच पर हैं मुझे इतना मौका दिया, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत आभार लता जी का। हमारा सत्र समाप्ति की तरफ है, और अपने अध्यक्ष महोदय से मेरा आग्रह है अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। बहुत ही वरिष्ठ विद्वान प्रोफेसर ज्ञानम जी हमारे बीच हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर उनको सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ज्ञानम सर। आदरणीय प्रोफेसर, मेरे गुरुजी श्री अच्युतन जी, अन्य विद्वानों विदेशियों, भाइयों बहनों, बहुत अच्छा सुनने को मिला। मुझे उम्मीद है कि दक्षिण भारत में हिंदी की स्थिति क्या है, चारों प्रांतों के बारे में हमें जानकारी मिली। दक्षिण से इतनी दूर कलकत्ता में कई लोगों को उसके बारे में जानकारी मिली होगी, ऐसी उम्मीद है। मुझे उन सबको समेटते हुए कुछ कहना है। बातें कही गई चारों प्रांत में जो दक्षिण भारत के हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो अभी अलग हुए हैं।
दोनों को एक ही मन करके हमारे पास 2 वक्ता हुए हैं तेलंगाना के बारे में बोलने के लिए। वैसे तेलंगाना का उदय अभी हुआ है, इसलिए जिन्होंने कहा उनको मैं यही मानता हूँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की स्थिति उन्होंने बताई है। तो हमें इन चारों प्रांतों के बारे में हमें पता चला, अनुवाद कार्य कैसे हो रहा है, स्कूलों में क्या स्थिति है, कॉलेजों में क्या स्थिति है, प्रचार संस्थाओं की क्या स्थिति है। इन चारों विषयों पर हमारे विद्वान प्रवक्ताओं ने प्रकाश डाला। उसके बाद हमारे छोटे भाई बहन भी आकर के अपने अनुभव से हमें लाभान्वित किया। ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे रवि कुमार जी ने तेलंगाना से एक बात कही थी, वो वास्तव में हिंदी के विरोध का बीज हो गया था, जो इस बात को उन्होंने संकेत किया था, इसलिए उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। श्री रवि कुमार जी ने कहा था कि अगर पहली स्टैंडर्ड से 12 तक अगर तेलुगु अनिवार्य बना दिया जाए तो हिंदी की क्या स्थिति होगी, हिंदी भी रखनी चाहिए। कृपया ध्यान रखिएगा, हमारा मुद्दा अंग्रेजी वर्सेस हिंदी है, ना कि प्रांतीय भाषा वर्सेस हिंदी है। दुर्भाग्यवश ऐसे मोड़ दिया गया राजनीति से कि हिंदी आएगी तो हमारी प्रांतीय भाषा मिट जाएगी। ये सर्वथा गलत है। वास्तव में अंग्रेजी के आधिपत्य से भारतीय भाषाएं, हिंदी ही नहीं, तमिल, मेरे ख्याल से बंगाली भी यही स्थिति होगी। वैसे कर्नाटक, केरल के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि उनके संपर्क में मैं काफ़ी रहा। पूरे भारत की स्थिति यह है कि भारतीय भाषाएं, उनका नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि प्री केजी से हम लोग अंग्रेजी पढ़ें, हमारे बच्चे मम्मी डैडी कहें, अम्मा पापा ऐसा ना कहें, माँ ऐसा ना कहें, मम्मी डैडी कहें। कारण ये है, हमें ऐसा लगता है कि बच्चा शुरू से ही अंग्रेजी में अभ्यस्त हो जाए तो कॉलेज में जाकर के उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। वास्तव में ये बात सही भी है। हम सब एसएलसी या +2 तक तमिल मीडियम से साधारणतः हम लोग पढ़ते हैं। मैं भी ऐसे ही कर रहा था, मेरा भी अध्ययन हाई स्कूल तक तमिल मीडियम था और कॉलेज में जाते अंग्रेज़ी लेने लगा तो थोड़ा सा धक्का लगा। लेकिन मेरा सौभाग्य ये था, या मेरे ज़माने के लोगों का सौभाग्य ये था, तो अंग्रेज़ी भी थोड़ी सी विधिवत हम लोग पढ़ लेते थे, उसके ग्रामर भी कुछ कुछ आता था हमें, इसलिए कॉलेज में जाकर के बहुत धक्का नहीं लगा। आजकल अंग्रेज़ी भी कम हो रही है, इसलिए कॉलेज में जाकर बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि शुरू से ही उसकी नींव डाल दी जाए तो कालांतर में ऊपर जाकर के उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक तकनीकी एजुकेशन और प्रेस्टीज लैंग्वेज अंग्रेजी रहेगी तो भारतीय भाषाओं की दशा और दिशा तो यही रहेगी। संगोष्ठी की टॉपिक है हिंदी की दशा और दिशा। मैं इसे भारतीय भाषाओं की दशा और दिशा देखना चाहता हूँ। भारतीय भाषाओं की जगह को अंग्रेजी ले रही है। मेरे ख्याल से बंगाल में भी सही है। जहाँ तक हो सके हम लोग अंग्रेजी मीडियम में डालना चाहते हैं। मैं किसी दोष नहीं दे रहा हूँ, आप में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। मैं ये ना सोचें कि मैं उनकी आलोचना कर रहा हूँ। ये समाज में ऐसा देखा जाता है। वास्तव में जब हम अंग्रेजी के पहले हिंदी न करके अंग्रेजी के पहले मातृभाषा कहें, अगर पहले कहा होता, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर रीजनल लैंग्वेजेस इन द प्लेस ऑफ इंग्लिश, अगर ऐसा होता तो शायद इतना विरोध नहीं हुआ होता। हम लोगों ने सोचा अंग्रेजी के बदले हिंदी, तो मौका मिल गया प्रांतीय भाषा के राजनीतिक नेताओं को कि ओ हिंदी आ रही है, हमारी प्रांतीय भाषा मिट जाएगी। अगर हम लोग ये सोचते प्रांतीय भाषाओं को हमें मुख्यता देनी है,
हिंदी संपर्क भाषा अपने आप उभरी होगी, जो कि पहले से है, आज़ादी के पहले से है। विनोबा जी ने एक बार कहा था, संपर्क भाषा तो हिंदी पहले से ही है। आप रामेश्वरम चले जाइए, कन्याकुमारी चले जाइए, सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु में कहीं भी चले जाइए, वहाँ के लोग आपसे हिंदी में बोलेंगे, टूटी फूटी ही सही बोलेंगे। संपर्क भाषा के रूप में थी आसानी से, किसी ने ये थोपा नहीं था, किसी ने कहा नहीं था आप स्कूल में पढ़िए। लेकिन इतने लोग आते हैं, बंगाल से आते हैं, गुजरात से आते हैं, कितने कितने प्रांत हैं, सब लोग कन्याकुमारी आते हैं। यहाँ भी कई लोग होंगे जो कन्याकुमारी तक आए होंगे, उड़ीसा से आते हैं, गुजरात से आते हैं, पंजाब से आते हैं। इतनी भाषा तो हम सीख नहीं सकते ना, तो हम क्या सोचते हैं, चलो इनसे हिंदी में बात कर लेते हैं। हिंदी सभी लोग समझ लेते हैं। इसका एक भौगोलिक कारण है, सब लोग जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो केंद्रीय नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में हिंदी प्रदेश के साथ सभी अन्य भाषाएं जुड़ी हुई हैं भौगोलिक दृष्टि से। गुजरात देखिए हिंदी से जुड़ता है, मध्य प्रदेश से जुड़ता है, बंगाल देखिए बिहार से जुड़ता है। हर कोई नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस बॉर्डर में हिंदी से टच करती हैं, और चूंकि वो आर्य भाषाएं हैं, वैसे भी हिंदी आ जाती है आराम से। दक्षिण में स्थिति नहीं है। दक्षिण में ये चारों प्रांत हिंदी प्रदेश से टच नहीं करती हैं, इसलिए महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चुना, वो भी मद्रास को, जहां उसका गढ़ माना जाता था, क्योंकि तमिल काफ़ी दूरी मेंटेन कर रही थी हिंदी से। मानसिकता तो बाद में हुई, उसके पहले भी। आज भी मैंने अपने पेपर में लिखा था, कभी मौका लगे तो आप पढ़िएगा, आज तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। आज भी हिंदी से संस्कृत से शब्द जितने कन्नड़ में, तेलुगु में या मलयालम में आए हैं, उतने तमिल में नहीं आए हैं। रेस्ट्रिक्शन रहा है। आपको शायद आश्चर्य होगा सुनते हुए, हमारे तमिल को हम लोग कन्नी तमिल कहते हैं। कन्नी तमिल, कन्या तमिल, इम्प्रग्नेबल, उसे मेंटेन करना है अलग से। कन्नी तमिल, कन्नी माने अनमेरिड, कन्या, उसे मेंशन करना चाहते रहे हैं, इसलिए ये नाम पड़ा है कन्नी तमिल, कन्या तमिल। तो आज भी तमिल थोड़े से अलग मेंटेन कर रही है, हालांकि काफ़ी शब्द आ गए हैं, और तमिल से काफ़ी शब्द संस्कृत में आए हैं, संस्कृत से काफ़ी शब्द हिंदी में भी आए हैं, लेकिन अन्य तीन भाषाओं के तुलना में कम आए हैं। इसीलिए गांधी जी ने उस गढ़ को चुना जहाँ हिंदी का विरोध ज़्यादा हो सकता है, और उन्होंने अपील की कि आप ये त्याग कीजिए और हिंदी पढ़िए, तब हम लोग एक रह सकते हैं। ये अपने आप सिद्ध हुआ है। उसको मान्यता देने वाली बात ही थी उसे, क्योंकि उसके पहले तो ये सोचा ही नहीं था हम लोग भारत ऐसा रहेंगे, एक राजभाषा बनेंगे, ऐसा तो उसने नहीं सोचा था। सांस्कृतिक दृष्टि से हम लोग जुड़े हुए थे, राजनीतिक दृष्टि से हम लोग अलग अलग बंटे हुए थे। आज राजनीति से एक हो गए, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं, एक प्रांत दूसरे प्रांत से लड़ रहा है। पहले स्थिति ऐसे नहीं थी, आराम से हम लोग दूसरी भाषाओं ले लेते। रामायण महाभारत सब वहाँ गया है, ब्राह्मी लिपि पूरे भारत में अपना लिया गया है। किसी ने ये नहीं कहा कि अरे ब्राह्मी लिपि क्यों, हम अपनी लिपि से लिखेंगे, किसी ने नहीं कहा। पूरे भारत में वर्णमाला इसलिए एक जैसी है क्योंकि सब ब्राह्मी लिपि के आधार हैं। बहुत अच्छा है, हम इसको अपना लेंगे। हमें मन में विद्वेष नहीं था, अरे ये कहाँ से ब्राह्मी लिपि आ गया, हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं था। पूरे भारत की लिपि ब्राह्मी लिपि की पर आधारित है, क्योंकि हमारे मन में ऐसे द्वेष नहीं था। जब राजनीतिक जो से एक हो गए तो ये सांस्कृतिक द्वेष हो गया कि ये कन्नडिगा हैं, ये मलयाली हैं, वो ये हैं, वो हैं, हम सोचने लगे। अब हमारी राजनीतिक से एक मजबूत हो गई, संस्कृति थोड़ी सी कम है। वैसा नहीं कहूँगा बिल्कुल ख़त्म, ऐसा नहीं कहूँगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती, लेकिन कुछ कमज़ोर है। पहले इसे नहीं थी। रामायण महाभारत को हमने बड़े सहर्ष ले लिया। भारत के किस भाषा में रामायण और महाभारत नहीं है? किसी भाषा में, हर भाषा में है, अपनी अपनी मौलिकता के साथ। पंपा भारत अपनी कन्नड़ में है, उसकी अपनी स्टाइल है। कंबा रामायणम अपनी स्टाइल है, लेकिन मूल आधार रामायण है। हमें लेने में कोई हिचक नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि इसे मत लो, ये भारत से उत्तर भारत से है, किसी ने नहीं कहा। ऐसी भावना हमारे मन में नहीं थी।
ये भावना तो बाद में उत्पन्न हुई। तो ये विरोध जब होने लगा तब गांधी जी ने ये सोचा कि खासकर जहाँ उसकी अलहीदगी ज़्यादा है, तकलीफ ज़्यादा है, वहाँ उसका प्रचार करें। मद्रास में उन्होंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का कार्य शुरू किया, जो कि चारों प्रांत में आज भी हिंदी की सेवा में लगी है। हिंदी तो अपने आप फैलेगी ही फैलेगी, उसे माफ़ कीजिएगा, इतने बड़े विद्वान आप लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, आपकी और मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके जो रोल है हिंदी की सेवा कर रहे हैं उसको अंडर मैं नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड, कृपया मुझे समझ लीजिए। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, हिंदी की बड़ी सेवा कर रहे हैं, हिंदी को समृद्ध बना रहे हैं, फिर भी जनभाषा के रूप में बनाने में आपके सहयोग की और मेरे सहयोग की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप होगी। केंद्रीय हिंदी संस्थान जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ था, जिससे मैं सेवा निवृत्त हूँ, उसका एक सर्वे था जहाँ पर बहुभाषिकता 10% से ज़्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा, 10% से ज़्यादा होगी, यानी 1% बंगाली, 1% कन्नड़िया, 1% मलयाली, 1% पंजाबी, कुल मिलाकर के 10% ऐसे, बाकी 90 उसी प्रदेश के। मान लीजिए विशाखापट्टनम में भी गया हूँ मैं, आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर अगर 10% अन्य भाषाभाषी हों, एक भाषाभाषी नहीं, अन्य भाषाभाषी, 1% पंजाबी, 1% बंगाली, 1% कश्मीरी, 1% मलयाली, इस तरह के अगर ऐसा हो तो वहाँ पर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी उभरेगी। ये सिद्ध किया गया है हमारे अपने सर्वे के द्वारा। समझने की बहुत छोटी सी बात है भैया, 10% लोग ऐसे हैं जिनसे इतनी भाषा तो मैं बोल नहीं सकता, तो इन सबसे कैसे भाषा बात करूं। मैं ट्रेन से आया कलकत्ता, उड़ीसा में आया तो देखते ही पता चलता है मैं उड़िया भाषी नहीं हूँ, बंगाली भाषी नहीं हूँ। सब लोग मुझसे हिंदी में बात करते हैं। वो उड़िया भाषी रहा होगा, मैं उड़िया होता तो वो भी उड़िया में बता देता, क्योंकि शक्ल से ही पता चलता है कि ये कहीं दक्षिण भारत का है, तो हिंदी में बात शुरू होती है। कहीं बंगाली होता है तो हिंदी में बात शुरू होती है, क्योंकि वो समझता है कि ये बंगाली नहीं है। इतनी भाषाएं तो कोई पढ़ नहीं सकता। तमिलनाडु की, सारी भारत की जितनी भाषाएं हैं सब समृद्ध हैं, छोटी मोटी भाषा नहीं है, कोई जनजातीय भाषा नहीं है, हर कोई भाषा इतनी समृद्ध है, ऐसा संसार में कहीं नहीं मिलेगा। क्या कन्नड़ भाषा कम है? यूरोपियन किसी भाषा से वो होड़ लगा सकती है। उसके सरल साहित्य ले लीजिए, भक्ति सागर है वो। केरल में देख लीजिए, उनके आधुनिक काव्य उच्च कोटि के हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरुप को ही जी मिला। कहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, कहाँ शंकर कुरुप जी हैं, वहाँ जाकर मिला। इतने उच्च कोटि के विचार। तेलुगु में महाभागवतम लिखा हुआ है, उसे देखिए कैसे भागवत वहाँ तक गया हुआ है और कैसे सुंदर ढंग से उसे पेश किया गया है। आप देखिए, तो कोई भाषा समृद्ध भाषा से कम नहीं है। किसी भी वेस्टर्न लैंग्वेज से, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे फ्रेंच हो, किसी से भी हर कोई भाषा, यहाँ जो बैठे हुए हैं विद्वान, इनकी भाषा होड़ लगा सकती है, इनको इसमें दो राय नहीं होगी। चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, चाहे मलयालम हो, इतने रिच लैंग्वेज। इसके बावजूद गांधी जी हम सबको एक रहना है और इन सब से बात करने के लिए हमारे पास हिंदी ही एक है, और हिंदी अपने आप हो रही है। उसे मान्यता देने वाली बात है। यही विनोबा जी ने कहा, उसे मान्यता दे दीजिए। आप सरकार बनाए हैं, स्वतंत्र सरकार, आज़ाद सरकार बनी है, तो उसे मान्यता दीजिए और कुछ मत कीजिए, वो अपने आप फैलेगी। इसके बाद और मैं एक बात उद्देश्य कहना चाहता हूँ, विदेशों में, क्योंकि ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, अरेबियन कंट्रीज में जहाँ भारत के कई लोग जाते हैं, तमिलनाडु के जाते हैं, केरल के तो बहुत से लोग जाते ही हैं, आंध्रा के जाते हैं, इतने लोगों की मिली जुली जब आबादी है, उन सब में संपर्क भाषा हिंदी है। हांगकांग में संपर्क भाषा हिंदी है भारतीयों के बीच में। वहाँ सिंधी लोग हैं, तमिलियन हैं, कई लोग हैं, आपस में बात करते हैं हिंदी में। मेरे पास एक छात्रा आई थी, उनके हस्बैंड अबू धाबी में थे। वो मेरे पास आई थी और कहने लगे कि मैं हस्बैंड के पास जा रही हूँ, मुझे हिंदी सीखनी है। मैंने कहा अबू धाबी में तो अरबी है, तुम क्या करोगी?
नहीं नहीं, वहाँ जो भारतीय है ना वो आपस में हिंदी में बोलते हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड बोलते हैं हिंदी सीख कर आओ, और सीख कर गई और खुश है वो। आस पास में बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, पास में कोई गुजराती है, बगल में कोई मलयाली है, सामने कोई कन्नडिगा है, सबसे बात करती है कैसे, हिंदी में, क्योंकि इतनी सारी भाषाएं वो सीख नहीं सकती है ना, मलयालम भी सीख ले, गुजराती भी सीख ले, सिंधी भी सीख ले, कैसे संभव है। लेकिन इन सभी भाषाओं को जानने वाले हैं, इसलिए हिंदी सीख लेती है। इसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ जहाँ बहुभाषिकता है, अन्य भाषाएं बोलने वाले कम से कम 10% संख्या में लोग होते हैं, वहाँ भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी उभरती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इतनी संपर्क भाषा होने के बावजूद हिंदी को वो स्थान क्यों नहीं मिला जो अंग्रेजी की मिला है? वो गौरवपूर्ण स्थान क्यों नहीं मिला? ये सोचने की बात है। कारण यह है, हिंदी जनसाधारण की भाषा है और हमने जनसाधारण को अभी महत्व नहीं दिया। जनसाधारण को भी महत्व नहीं दिया हम लोगों ने जनरली। आप टाट बूट पहन करके अंग्रेजी में 2 शब्द बोल करके जाकर देखिए ऑफिस में आपके लिए क्या प्रतिक्रिया होती है। आप सीधी सादी किसान की वेशभूषा में अपनी मातृभाषा बोलते हुए जाकर किसी ऑफिस से पूछिए कोई सवाल, रिस्पांस कैसे होता है, आप थोड़ा सोचिए। जब जनसाधारण को महत्व मिलेगा तब हिंदी भी असली मायने में हमारी राष्ट्रभाषा बनेगी, राजभाषा बनेगी। इतना कह करके आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, हमारे दोनों को सुना, सब लोगों को मेरा सधन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। दक्षिणांचल सत्र के आप सभी विद्वानों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, दोनों संस्थाओं की ओर से। बड़ी ही जानकारी और यूँ कहूँ कि रोमांचकारी जानकारी भी हम लोगों को यहाँ पर मिली। और मैं हमारे संस्था सचिव श्री राजगोपाल जी सुरेखा को आमंत्रित करता हूँ कि वे मंचस्थ महानुभावों का दोनों संस्थाओं की ओर से सम्मान करें, उनको इन दोनों संस्थाओं को अर्घ्य अर्पित करें। राजगोपाल जी सुरेखा। हमारे साहित्यकारों का सम्मान है। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय हमारे प्रोफेसर ज्ञानम जी का सम्मान। धन्यवाद। प्रोफेसर ए अच्युतन। प्रोफेसर ए अच्युतन। धन्यवाद। प्रोफेसर सर राजू जी। प्रोफेसर सर राजू जी के सम्मान के लिए कृपया आगे आ जाएं। धन्यवाद राम गोपाल सुरेखा जी जो अभी हमारे साहित्यकारों का सम्मान कर रहे थे। अब अगले सम्मान के लिए श्री श्रीधर हेगड़े जी, और मैं आग्रह करता हूं बाबूलाल शर्मा जी से कि उनका सम्मान करें। अब आग्रह है डॉक्टर बाबूलाल शर्मा जी से डॉक्टर रवि कुमार जी का सम्मान करें। डॉक्टर एस रजिया बेगम चेन्नई से आई हैं, उनका सम्मान करें।
डॉक्टर श्रावणी भट्टाचार्य जी आ जाएं। तमिलनाडु से आई हैं डॉक्टर बी काम कोटी जी, कृपया सामने आ जाएं। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच हैं रमेश गुप्त नीरज जी। हमारे बीच हैं श्रीमती दिव्या रेजीन। हाँ, एक ग्रुप फोटोग्राफी, नहीं तो आगे करके सब लोगों का हो जाएगा ना टेबल से बाहर। हाँ जी। संतोष जी ने बड़ा मैंने एकदम सक्रिय भूमिका जो है इस सेमिनार में निभाई है, तो उनका बहुत बहुत आभार है एकदम। और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां कि एकदम निश्चित, एकदम एक पांव में बिना किसी शर्त के लोगों को जोड़ने के लिए जो तैयार हुए, ऐसे लोगों की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। और यहाँ तक कि मेरी व्यस्तता को देखते हुए मेरी जो जगह है, आज उन्होंने जो मेरा काम है वो उन्होंने किया, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंचस्थ महानुभाव और अध्यक्ष महोदय ज्ञानम जी और आप सब लोग, जैसा कि आपको यहाँ दिख ही रहा है और मालूम भी है कि हमारी जो कंपनी है सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, उसका एक ही आयाम जो कि आपके सामने है, उसके अध्यक्ष महोदय डॉक्टर वी डी मोहनरा को आपने कल सुना। ये सत्र समाप्त हो गया, लेकिन उसमें सिंप्लेक्स का एक और आयाम, भारतीय विद्या मंदिर और सिंप्लेक्स का एक और आयाम जो इस सत्र से जुड़ा हुआ है, वो आप लोगों को अवगत कराने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे संस्था अध्यक्ष डॉक्टर विठल दास जी मोहनरा को कि वो अवगत कराएं। प्रोफेसर ज्ञानम और आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित विद्वद्गण, इस कार्यक्रम की जो प्रेरणा मुझे मिली थी उसकी पूर्व भूमिका तमिलनाडु से आरंभ हुई। मैं 1967 में तमिलनाडु में गया था और उस समय प्रोफेसर ज्ञानम को ध्यान होगा या जो तमिलनाडु से हैं, वहाँ पर एनोड थर्मल पावर स्टेशन बन रहा है, उस समय भी बन रहा था। और उस पावर स्टेशन के काम के सिलसिले में मैं वहाँ रहा था। 1967 में मैं बहुत यंग था, छोटा सा था, लेकिन वहाँ पर मुझे लेबर से, वहाँ के श्रमिकों से बात करने का बहुत मौका पड़ा। ख़ास तौर से भक्तवत्सलम की सरकार उस समय नई नई आई थी और डीएम के पावर में आई थी और लेबर मूवमेंट बड़ा ज़बरदस्त था और लेबर यूनियन बनी हुई थी। तो वहाँ पर स्ट्राइक हो गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं। तो मैंने उनको बुलाया कि भाई बात क्या है, आप बताओ मुझे। मेरा घेराव करके बैठ गए। मैं 36 घंटा घेराव में रहा। तो जब 10 घंटा बीत गए, मैंने कहा कि मुझे तो भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो देखा ये आदमी तो बैठा है, कोई विरोध कर नहीं रहा है, और मैं उनसे अंग्रेजी के में बोलने के बदले हिंदी में ही बोल रहा था।
तमिल में बोल रहे थे और मैं हिंदी में बोल रहा था। बाद में उनके समझ में आ गया कि ये तो मानने वाला नहीं है लड़का, तो उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू कर दिया और उस हिंदी के माध्यम से हम में संवाद स्थापित हो गया और जो उनकी समस्या थी वो समझ में आ गई कि कहाँ पर हमारी गलती है, कहाँ पर उनकी गलती है, और समस्या का समाधान हो गया तुरंत। और उसके बाद में इतना प्रेम बना कि उन्होंने कहा कि हमको यूनियन की आवश्यकता नहीं है बाबू, अब आप हमारे साथ में हो तो हमको कुछ जरूरत नहीं है। और हम रोज मिलते थे और उस समय से श्रमिकों से संवाद की बात मेरी हो गई थी और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उस श्रमिकों का जो एक तरह से ऋषि ऋण था, इसलिए वो मुझे याद था। और अब जिस समय ये उम्र आ गई तो मैंने कहा उस ऋषि ऋण को तो चुकाना बाकी है, तो मैंने श्रमिक प्रशिक्षण का कार्य आरंभ किया और देश में जगह जगह मैं करने की चेष्टा कर रहा था। इसमें मेरे सहयोगी यहाँ पर डॉक्टर मिश्रा हैं और कर्नल सक्सेना भी हैं। मैं बंगलोर में भी बहुत घूमा हूँ और केरल के अंदर भी बहुत घूमा और वहाँ पर भी 1970 के दशक के अंदर बहुत कुछ काम किया। और विदेशों के अंदर भी हमारे बहुत से वर्कर, अबू धाबी हो चाहे ओमान हो चाहे मस्कत हो चाहे कहीं पर भी हो, बहुत जगह हमारे वर्कर काम करते हैं। इनके बीच में हमने देखा कि ये आपसपुरी में बात तो हिंदी में ही होती है। बंगाल के वर्कर तमिलनाडु में गए हुए हैं, तमिलनाडु के वर्कर यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने थोड़ी बहुत तमिल सीखी लेकिन अब भूल गया हूँ। लेकिन मैं अब भी जाता हूँ तो पुराने वर्कर मिल जाते हैं, हम साथ में बैठ के कॉफी पीते हैं और हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी को किसी बैसाखी की राज की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, ये जनभाषा है। सवाल ये नहीं है कि हमारी संपर्क या जनभाषा नहीं है, ये है। जैसे प्रोफेसर आर ज्ञानम ने कहा कि ये है। आवश्यकता इस बात की है कि इसको उचित दर्जा दिया जाए और वो उसके लिए क्या मुश्किल हो रही है कि जो जीविका का साधन है वो हिंदी के द्वारा पूरा नहीं हो रहा है। तो इस काम में हमने पहल की और हमने टेक्निकल साहित्य, लिटरेचर, तकनीकी साहित्य उस वर्कर के लिए, उस श्रमिक के लिए, उनके सुपरवाइजर्स के लिए, उनके फोरमैन के लिए बनाया और वो बाहर में रखा हुआ है। अंग्रेजी और हिंदी का अनुवाद दोनों है। और इस कार्य में डॉक्टर मिश्रा और कर्नल सक्सेना और अजय सिंघल, इन सब का बहुत सहयोग रहा, इसलिए मैं इनको आपके सामने लाना चाहता था। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है। तकनीकी शिक्षा तो हम दे लेंगे, लेकिन उनकी मानसिक शिक्षा कौन देगा, उनकी चारित्रिक शिक्षा कौन देगा, उसका आज अभाव दिख रहा है। और वो जो संस्कृति है उसका जो लोप हो रहा है उसको कौन संभालेगा। ये सम्मेलन करने के पीछे, जैसे कल भी मैंने कहा था, हमारा एक बड़ा उद्देश्य ये है कि उन जो देश के 80% लोग हैं जो कि इस तकलीफ में से गुजर रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, उनके लिए कौन सा साहित्य देंगे। जो लिखा जा रहा है वो पढ़े लिखे लोग पढ़ रहे हैं, उन बेचारे गरीबों के पास नहीं जा रहा है, हमारे श्रमिकों के पास नहीं जा रहा है। उनके लिए आप क्या देंगे, ये मांग करने के लिए इस आयोजन का खास तौर से हमने चेष्टा की। और ये हमको चाहिए, चाहे तमिल में से लेके दीजिए, चाहे मलयालम में से लेके। मैं जानता हूं कि तिरुकुल जैसी और वचन जो अपने कन्नड़ में है और ये सब बातें बहुत हैं, लेकिन वो हमको उपलब्ध नहीं है, वो हमको चाहिए। और उसका जो नया स्वरूप है, जो कि उनके सहज रूप से सहज ग्राह्य है, वो चाहिए। छोटी छोटी कहानियां चाहिए जो कि वो सहज रूप से आकर्षित करें। यही मेरा निवेदन है। हमारे 3 सेंटर ऑलरेडी अभी चल रहे हैं, तमिलनाडु में, तेलंगाना में
और कर्नाटका में। 3 जगह तो हमारे सेंटर चल रहे हैं और केरल के अंदर खोलने वाले हैं। उस जगह आप जाइए, देखिए उनको, उन वर्कर को देखिए, उन श्रमिकों को देखिए, वहां पर 1000-1000, 2-2 लोग काम कर रहे हैं। उनके साथ संवाद कीजिए और बताइए कि हमारे पास क्या है, हमारी क्या थाती है, क्या परंपरा है, क्या अच्छी बातें होती है जीवन के लिए। अगर ये होना शुरू हो जाए तो हमारी ये राष्ट्रभाषा बने और चाहे राजभाषा बने ना बने, हमको कोई चिंता नहीं। हमारी भाषा है और हम इसको बोलेंगे, हम इसको उपयोग में लेंगे। यही मेरा करबद्ध निवेदन है। इसी के लिए ये आयोजन मेरे मन में आया था। हाँ, आप लोग आपसपुरी की बातें करें, विद्वान लोग, बहुत खुशी की बात है। और भी इस विषय में बहुत सी बातें हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आगे का कार्यक्रम लंबा है। लेकिन इस बात पर आप गौर कीजिएगा और इस विषय में अगर आप लोग कोई सहयोग देना चाहें तो हमारे ये जो 2 विद्वान सहयोगी हैं, मिश्रा जी और कर्नल सक्सेना, इनसे आप संपर्क कर लें। धन्यवाद। हमारे इंजीनियर्स को भी उन श्रमिकों से, सुपरवाइजर से संवाद करना पड़ता है और वो भी हिंदी को और हिंदी की खास बातों को, साहित्य को जानना चाहते हैं। ये बात मुझे और कहनी थी। धन्यवाद। दूसरे सत्र की हम शुरुआत करें जो कि महाराष्ट्र और गुजरात पर केंद्रित है। उसके संचालन के लिए मैं डॉक्टर गीता दुबे को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इसका संचालन करें। डॉक्टर गीता दुबे। सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार, अभिवादन। स्वाभाविक है कि पहले सत्र की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद हॉल में एक अफरा तफरी सी मच जाती है। आप सभी विद्वान वक्ताओं को बधाई देना चाहते हैं, उनसे परिचय करना चाहते हैं, उनकी सराहना करना चाहते हैं, लेकिन क्षमा चाहती हूँ आपसे, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ताकि दूसरा सत्र भी हम आरंभ कर पाएं और वह भी उसी प्रकार सफल हो। मैं मंच पर विद्वान वक्ताओं को जो कि देश के कोने कोने से यहाँ आमंत्रित हैं, फिलहाल पश्चिमांचल के लोगों को मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ और पश्चिमांचल में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमनदीप एवं लक्षद्वीप के विद्वान वक्ता हमारे बीच हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार मुजावर जी को। आप आएँ, मंच पर स्थान ग्रहण करें। महाराष्ट्र से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं मुजावर जी। आप हिंदी के प्राध्यापक हैं, अनेक पुस्तकों के रचयिता हैं और अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपने भागीदारी की है। ऐसे विद्वान वक्ता को पाकर हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है। आप सबसे आग्रह है कि करतल ध्वनि से विद्वान वक्ताओं का स्वागत करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। उसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर तारा सिंह। तारा जी महाराष्ट्र से हमारे बीच आई हैं। आप कवित्री हैं और आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपके विचारों को जानकर हम समृद्ध होंगे। आप मंच पर स्थान ग्रहण करें।
इसके पश्चात हमारे बीच उपस्थित हैं महाराष्ट्र से ही सुश्री वर्षा पुनवटकर जी। वर्षा जी लेखन से जुड़ी हुई हैं। आपने कई किताबों का लेखन किया है, आपको कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आपको पाकर हमारा मंच धन्य है। आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। इसके पश्चात मैं आवाज़ लगा रही हूँ, गुजरात से हमारे बीच आए हैं डॉक्टर रणछोड़ भाई हीरा भाई। आपसे आग्रह है कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। आप सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और आपने कई पुस्तकों का लेखन एवं संपादन भी किया है। इसके पश्चात मैं अनुरोध करती हूँ गुजरात के ही डॉक्टर हरीश द्विवेदी से, लेखक और पत्रकार हैं आप आएं और मंच पर स्थान ग्रहण करें। ठीक। सुनीता सुपहिया जी से अनुरोध है। इसके अलावा हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विष्णु आर सर्वदे जी। आपने पहले सत्र के विद्वान वक्ताओं को सुना, अब इस सत्र के वक्ता अपनी बात रखेंगे, लेकिन इसके लिए हॉल में थोड़ी सी शांति की आवश्यकता होगी। दोस्तों, हमने देखा पहले सत्र से दो महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच उभर करके आई हैं। जैसा कि प्रोफेसर ज्ञानम ने कहा कि जो झगड़ा था वो वस्तुतः अंग्रेजी बनाम प्रांतीय भाषाओं या हिंदी का था, लेकिन हमने उसे प्रांतीय भाषा बनाम हिंदी बना दिया और इसी झगड़े में साम्राज्यवाद की साजिशों के तहत हम उलझे रहे। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर के आई है और बार बार कई कंठों से गुंजरित हुई है कि हिंदी जन की भाषा है और इसे किसी बैसाखी की, किसी प्रचार की, किसी मंच की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह बात इसी से साबित होती है कि आज एक व्यवसायी घराना हिंदी को लेकर के चिंतित है। आज के समय में जब हम सांकेतिक भाषा पर उतर आए हैं, साइन लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ निश्चित तौर पर किसी भाषा के लिए सोचना एक सम्मान की, गर्व की बात है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कवि केदारनाथ सिंह की कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पढ़ना चाहूँगी। उनकी कविता है मेरी भाषा के लोग। कवि केदारनाथ सिंह कहते हैं, मेरी भाषा के लोग मेरी सड़क के लोग हैं, सड़क के लोग सारी दुनिया के लोग। पिछली रात मैंने एक सपना देखा कि दुनिया के सारे लोग एक बस में बैठे हैं और हिंदी बोल रहे हैं। फिर वह पीली सी बस हवा में गायब हो गई और मेरे पास बच गई सिर्फ मेरी हिंदी, जो अंतिम सिक्के की तरह हमेशा बच जाती है मेरे पास हर मुसीबत में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस तमाम सेमिनार के बाद हमारे पास अगर कुछ बचे तो हिंदी बचे और इस हिंदी को लेकर के ही हम आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं आवाज़ दे रही हूँ डॉक्टर तारा सिंह को, जो महाराष्ट्र से हमारे बीच आई हैं। आप आएँ और अपने विचारों से हमें समृद्ध करें। सर्वप्रथम मैं आदि शक्ति माँ काली का नमन करती हूँ, जिनकी दया के बदौलत मैं यहाँ आज उपस्थित हूँ। उनकी कृपा नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। और आज मैं विश्व दर्शन इस हॉल में कर रही हूँ, ये उनकी दया है। तत्पश्चात मैं मंचासीन सभी सम्मानीय सज्जन को और इस हॉल में पधारे सभी साहित्य प्रेमियों को नमन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम लोग हिंदी के दशा और दिशा के लिए उपस्थित हुए हैं। कहते हैं इस धरती पर 84,000 प्राणियों का, यहाँ जो है 84,000 प्राणियों का ईश्वर ने 84,000 प्राणियों को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ जो है सो मनुष्य है। मनुष्य को इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है कि उनका मस्तिष्क विचार कर सकता है, विचार कर उसे अपनी भाषा का आवरण